हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 का एक टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, मतलब वितरण की अवधारणा। इसमें हम डिलीवरी के काइंड्स देखेंगे, यानी कि डिलीवरी के प्रकार देखेंगे। ठीक है, जिसको हम मोड्स ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो में, पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में हम 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि डिलीवरी की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, तो डिलीवरी के रूल्स क्या है, और क्रिटिकल लीगल नोटिस के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिलीवरी को समझने से पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। मतलब कि किसी भी सक्सेसफुल सेल के लिए सेलर और बायर की कुछ लीगल ड्यूटीज होती हैं। वो लीगल ड्यूटी क्या है? तो मर्केंटाइल लॉ के मुताबिक हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट्स, यानी कि दो पूरक कार्य पर डिपेंड करता है, जो पार्टीज को परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि डील तभी पूरी होगी जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगी। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम सेलर्स ड्यूटी, यानी कि विक्रेता का कर्तव्य। तो इनका मेन काम है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी माल जिसके लिए भी सेल हुई है उसकी डिलीवरी कर देना। सेलर को बायर को वॉलेंटरी पोजेशन, यानी कि स्वैच्छिक कब्जा ट्रांसफर करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बायर्स ड्यूटी, यानी कि खरीदार का क्या कर्तव्य है। ये दूसरा पिलर होगा। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेमेंट ऑफ प्राइस, यानी कीमत का भुगतान करना। बायर को डिलीवरी किए गए गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी एग्रीड प्राइस जो है वो पे करनी चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है? बायर की ड्यूटी है। अब देखते हैं व्हाट इज डिलीवरी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 के मुताबिक डिलीवरी की डेफिनेशन है, डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जा देना, जो कि स्वैच्छिक हस्तांतरण है। कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण वॉलंटरी ट्रांसफर है। इसमें ना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, वॉलंटरी एक्ट, यानी कि स्वैच्छिक कार्य है। तो ट्रांसफर हमेशा ना इंटेंशनल होना चाहिए। ठीक है, अगर गुड्स चोरी करके, यानी कि थेफ्ट या फ्रॉड, धोखाधड़ी या फिर कोअर्जन, मतलब बल या जबरदस्ती से लिए गए हैं ना, तो उसे डिलीवरी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी कि कब्जे का हस्तांतरण। तो डिलीवरी का असली मकसद है, मतलब है कस्टडी और कंट्रोल, यानी कि अभिरक्षा और नियंत्रण, इनका शिफ्ट होना। इसमें ओनरशिप का बदलना जरूरी नहीं है, सिर्फ कब्जा ट्रांसफर होना चाहिए। इसके बाद है टू ऑथराइज्ड पार्टी, अधिकृत पक्ष को ट्रांसफर होना चाहिए। अगर डिलीवरी बायर के एजेंट को, बेली या किसी कॉमन कैरियर को दी जाती है ना, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी, जो कि सेक्शन नंबर 33 के अंदर दिया गया है। सेक्शन नंबर 33 कहता है कि डिलीवरी करने के लिए कोई भी ऐसा काम किया जा सकता है जिससे दोनों की पार्टीज, यानी कि सेलर और बायर, जिस काम को ट्रीट एज डिलीवरी, मतलब वितरण के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, या फिर जिसका असर बायर या उसके ऑथराइज्ड एजेंट के पास गुड्स के पोजीशन पहुंचाने जैसा हो। ठीक है, लीगली तरीके से 3 तरीके की डिलीवरी मानी जाती है। एक्चुअल डिलीवरी, वास्तविक वितरण, इसका मतलब है गुड्स का फिजिकल हैंडओवर, यानी कि भौतिक रूप से सामान का सौंप देना। नेक्स्ट है सिंबॉलिक डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक वितरण। ये बल्कि गुड्स के मामले में ना मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन, यानी कि कब्जा प्राप्त करने के साधन को, जैसे कि वेयर हाउस की चाबी को दे देना। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक वितरण। इसमें गुड्स वहीं रहते हैं, बस उनका चेंज इन लीगल कैरेक्टर, यानी कि कानूनी चरित्र में बदलाव हो जाता है, जिसे हम एटॉनमेंट, यानी कि तीसरे पक्ष की पावती कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट काइंड, जो कि है एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, वास्तविक वितरण। तो एक्चुअल डिलीवरी सबसे कॉमन और बहुत ज्यादा यूज होने वाली डिलीवरी है। इसमें सेलर फिजिकली गुड्स को बायर या फिर उसके ऑथराइज एजेंट को सौंप देता है, हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, अब इसका लीगल इफेक्ट होता है कि जो कस्टडी है ना, वो सेलर के हाथों से डायरेक्टली बायर के हाथों में चली जाती है, जिसे हम फिजिकल चेंज ऑफ कस्टडी, यानी कि भौतिक अभिरक्षा में
बदलाव भी कहते हैं, ठीक है? इसके साथ ही गुड्स का जो पोज़ेशन है और उसका de facto कंट्रोल है, यानी कि उसके कब्ज़ा और वास्तविक नियंत्रण दोनों ही एक वक़्त में सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल देखें, तो इसका पहला एग्ज़ाम्पल है कि कोई जो सेलर है, वो क्या करता है, वो लैपटॉप को काउंटर के ऊपर बेचता है और जो बायर है उसे मतलब या जो कस्टमर है ना, उसे लेकर के चला जाता है खरीद के, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फर्नीचर सेलर है, वो डाइनिंग टेबल जो है, फर्नीचर यानी कि एक डाइनिंग टेबल, उसको बायर के घर में ले जाकर के प्लेस कर देता है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट आपका काइंड सिंबॉलिक डिलीवरी जिसको कहते हैं प्रतीकात्मक वितरण, ठीक है? सिंबॉलिक डिलीवरी तब यूज़ होती है जब गुड्स ना बहुत बल्की हैं, बहुत भारी हैं, विशाल हैं और उनको ना फिज़िकल एक्सेसिबल करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि वो पहुँच के बाहर है, ठीक है? इसमें ना सेलर गुड्स की बजाय मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोज़ेशन यानी कि कब्ज़ा प्राप्त करने का साधन ही ट्रांसफ़र कर देता है। इसका लीगल इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसमें फिज़िकल कस्टडी यानी कि वास्तविक अभिरक्षा तुरंत नहीं बदलती है, लेकिन बायर को गुड्स को अनलॉक करने का ना या उनके ऊपर क्लेम करने का एक्सक्लूसिव पावर मिल जाता है, विशेष अधिकार मिल जाता है, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि किसी लॉकडाउन या फिर वेयरहाउस या फिर टिम्बर यार्ड की ना कीज हैंड ओवर कर देना या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मतलब माल के हक के दस्तावेज ट्रांसफर कर देना जैसे बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गया या फिर डॉक वारंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर एक वेयरहाउस में 50 मेट्रिक टन कोई आयरन रखा है तो इतने लोहे को उठा करके किसी दूसरे को ट्रांसफर करना तुरंत के तुरंत तो मुश्किल है, ठीक है? नामुमकिन जैसा ही है। तो ऐसे में ना वेयरहाउस की चाबी ही दे देते हैं। इसको सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं कि भैया चाबी तुम्हारे पास है, जैसे-जैसे ज़रूरत लगे लोहा निकालते रहना, ठीक है? अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी कि एटॉनमेंट या फिर रचनात्मक वितरण या फिर अभिस्वीकृति, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ना एक तरीके का लीगल फिक्शन है, यानी कि कानूनी कल्पना है। इसमें ट्रांसफर ऑफ पोज़ेशन के बदले ना फिजिकल कस्टडी ही दी जाती है, ठीक है? ये सिर्फ ना गुड्स को होल्ड करने के लिए लीगल कैरेक्टर को ऑल्टर करता है, बदल देता है। जैसे कि सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 3 में बताया गया है। इसके 3 तरीके हैं। पहला है अटॉर्नमेंट बाय थर्ड पार्टी, ठीक है? मतलब तीसरे पक्ष द्वारा एक्नॉलेजमेंट। जब ना गुड्स किसी वेयरहाउस में रखे जाते हैं किसी अम थर्ड पर्सन के पास जैसे कि वो कीपर है या वॉर फिंगर है तो वहां पे क्या होता है ना, अब वो थर्ड पार्टी बायर को ये एक्नॉलेज करता है कि अब से वो गुड्स बायर के बिहाफ में उसने होल्ड किए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सेलर बिकम बेली। जब सेलर गुड्स को बेच देता है पर उन्हें अपने पास ही होल्ड करके रखता है, अब वो ओनर की तरह नहीं बल्कि बायर के लिए बेली की तरह काम करता है। एग्जाम्पल एक बाइक जैसे एक बाइक है, ठीक है? उसको किसी बायर ने खरीदी और वो बाइक अभी भी सेलर के पास ही रखी हुई है। उसी के ही गोडाउन में रखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया वो जो सेलर हो गया वो बेली की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट है बायर बिकम ओनर। जब खरीदार का मालिक बन जाना होता है, ठीक है? जब बायर के पास पहले से ही गुड्स किसी बेली टेनेंट या हायर के रूप में होते हैं ना और सेल कंप्लीट होने के बाद वो उन्हें अपने पास ही होल्ड करके रखता है, अब वो उनका अनलिमिटेड ओनर मतलब अंतिम मालिक बन जाता है, ठीक है? इस स्लाइड में आपको एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बीच में अंतर दिखाया गया है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप इसको पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको तीनों काइंड ऑफ डिलीवरीज समझा दी हैं। अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, ठीक है? मतलब विक्रेता और खरीदार के जो कर्तव्य हैं वो क्या हैं। तो अगर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन की हम बात करते हैं मतलब मौलिक दायित्व तो सेक्शन नंबर 31 एक सेल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे फंडामेंटल ऑब्लिगेशन बताता है। इसके मुताबिक ये सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को डिलीवर करे और बायर की ड्यूटी है कि उन्हें एक्सेप्ट करे और उसकी जो भी पेमेंट है ना वो टर्म्स के मुताबिक वो पेमेंट को पे कर दे, ठीक है? अगर हम सेलर की देखते हैं विक्रेता के कर्तव्य तो डिलीवर द गुड्स, माल की डिलीवरी करना, गुड्स को प्रॉपरली डिलीवर करना इन मैनर एग्रीड, जिस तरीके से एग्रीमेंट था उस तरीके से डिलीवरी देना, रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन यानी कि कब्जा देने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ अगर हम बायर की ड्यूटी देखते हैं तो एक्सेप्ट द गुड्स, गुड्स को एक्सेप्ट करो, माल को स्वीकार करो, पे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जिस भी प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ था वो
पेमेंट करो उस प्राइस का। एंड रेडी एंड विलिंग टू रिसीव मतलब प्राप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक, मतलब गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए हमेशा रेडी रहना, विलिंग रहना, ठीक है। अब देखते हैं डिलीवरी एंड पेमेंट की कॉन्करेंट कंडीशंस यानी कि समवर्ती शर्तें। तो जनरल रूल यानी कि सामान्य रूल क्या है, सामान्य बात क्या है। सेक्शन 32 कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग तय ना हुआ हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस दोनों कॉन्करेंट कंडीशन यानी कि समवर्ती शर्तें हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दोनों काम एक ही साथ होंगे, साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाएंगे। अगर कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं किया गया है तो यहाँ पे अगर हम सेलर की पोजीशन पोजीशन की बात करते हैं कि विक्रेता की स्थिति क्या है, तो सेलर को कीमत के बदले गुड्स के पोजीशन देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, ठीक है, इच्छुक होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बायर की बात करते हैं कि बायर की कंडीशन क्या है, तो बायर को पोजीशन के बदले गुड्स की प्राइस यानी कि कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, इच्छुक, जिसको हम इच्छुक और तैयार कहते हैं, रेडी एंड विलिंग होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि एक टिपिकल कैश सेल जो होती है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, जहां दोनों पार्टीज एक ही मोमेंट पर अपना ऑब्लिगेशन पूरा करती हैं, यानी पैसा लो और माल दो, मनी फॉर गुड्स, गुड्स फॉर मनी, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 34 यानी कि इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी यानी कि आंशिक सुपुर्दगी का प्रभाव, ठीक है। तो इसका मेन प्रिंसिपल है, सेक्शन 34 कहता है कि एक पार्ट डिलीवरी पूरे लॉट की डिलीवरी मतलब डिलीवरी ऑफ होल, जो पूरे का पूरा बल्क जाना था वो मानी जाएगी या नहीं। इस चीज को तय करने के लिए ना दोनों पार्टीज की इंटेंशन यानी कि इरादा या मंशा सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। सिनेरियो ए देखते हैं जिसमें पार्ट एज होल माना जाता है, मतलब पार्ट भेजा तो ये समझा जाएगा कि होल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। कब? जब पार्ट डिलीवरी पूरे लॉट को डिलीवर करने के कोर्स या प्रोसेस के दौरान की जाती है, ठीक है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, इससे पूरे लॉट की डिलीवरी ही ट्रीट किया जाएगा और माना जाएगा कि पूरे के पूरे माल की ओनरशिप जो है वो बायर के पास चली गई है, ठीक है। अगर सिनेरियो बी देखते हैं तो पार्ट एज सेपरेट मतलब पार्ट जो डिलीवर किया है उसको अलग माना जाएगा। जब पार्ट डिलीवरी इस इंटेंशन के साथ की जाती है कि उसे बाकी बचे हुए लॉट से अलग रखा जाए, ठीक है। ये जो है ना बचे हुए माल की डिलीवरी के रूप में नहीं मानी जाएगी, मतलब कि ओनरशिप ऑफ फुल डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक्स ने 12,000 ब्रिक्स मांगी थी, ईंटें ऑर्डर की थी 12,000, और वाई ने सिर्फ 2,000 ही भेजी एक सेपरेट इंस्टॉलमेंट के रूप में, ठीक है। तो इसे पूरे 12,000 ईंटों की डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। सेक्शन नंबर 35 है बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, यानी कि खरीदार को डिलीवरी के लिए आवेदन देना होगा, रिक्वेस्ट देनी होगी। तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई अलग से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो तब तक जब तक बायर फॉर्मली डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करे या रिक्वेस्ट नहीं करे ना, तब तक सेलर गुड्स डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। ये है हमारा जनरल रूल। इसमें एक ड्यूटी निकल के आती है किसकी, बायर की। ये बायर की ड्यूटी है कि वो सेलर को डिलीवरी परफॉर्म करने के लिए कॉल अपॉन करे, वो कहे, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि जहां सेलर ना वॉलेंटरी खुद ही गुड्स डिलीवर करने का फैसला करता है, कि सेलर कहता है ले लो जी, ले लो सामान ले लो, मैं घर भिजवा दूंगा, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, अब बायर को अप्लाई नहीं करना। या जहां गुड्स अभी प्रोड्यूस या ऑब्टेन किए जाने बाकी हैं, ठीक है, कि सेलर ने कहा आप पसंद कर लो, इसके बाद मैं बनवा दूंगा सामान, ठीक है। तो ऑर्डर के बाद ना ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही वो सामान पूरा हो जाए, बन जाए, तो वो बायर को इन्फॉर्म करे कि प्रोडक्ट अब रेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन नंबर 36 प्लेस टाइम एंड मैनर ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो सबसे पहले 36 का वन पार्ट कहता है प्लेस ऑफ डिलीवरी यानी कि डिलीवरी का स्थान। तो एग्जिस्टिंग गुड्स के मामले में ना जो माल पहले से मौजूद है उसकी डिलीवरी सेल के वक्त वाली जगह पर ही होगी, ठीक है। इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल अगर बात करें, तो इस मामले में डिलीवरी उस जगह होगी जहां एग्रीमेंट के वक्त माल मौजूद था। और अगर फ्यूचर गुड्स की बात करें, जो माल आगे चलकर अभी बनना है, उसकी डिलीवरी उस जगह होगी जहां उसे प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 36 सेक्शन सब और सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 टाइम ऑफ डिलीवरी की, तो अगर प्लेस है तय है, तो डिलीवरी किसी बिजनेस डे पर वर्किंग आवर्स के दौरान होगी।
अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो सेलर रीजनेबल टाइम के अंदर माल भेजेगा। और अगर डिलीवरी की डिमांड हमेशा एक रीजनेबल आवर्स पर ही की जानी चाहिए, और क्या रीजनेबल है ये उस केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 3, जो कि कह रहा है एक्नॉलेजमेंट बाय थर्ड पार्टी, यानी कि तीसरे पक्ष द्वारा पावती। अगर गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो डिलीवरी तभी पूरी मानी जाएगी जब वो थर्ड पार्टी बायर के सामने एक्नॉलेज करेगा कि अब वो माल बायर के बिहाफ पर उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का भी तरीका कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 5, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी पे होने वाला व्यय खर्च कौन करेगा। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से नहीं लिखा है ना, तो माल को एक डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए सारा खर्च और बाकी के सारे इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस जो है ना, वो हमेशा सेलर ही उठाएगा। या तो फिर सेलर बायर को मतलब स्पेसिफिकली बताएगा कि मैं डिलीवर करवा दूंगा लेकिन इतना खर्चा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी एंड क्वालिटी विच इज गिवन अंडर सेक्शन 37। तो जनरल रूल ये है 37 के मुताबिक कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड यूसेज या कोर्स ऑफ डीलिंग के सब्जेक्ट होते हुए अगर सेलर गलत क्वांटिटी या फिर क्वालिटी डिलीवर करता है तो बायर के पास ये सारी रेमेडीज होंगी, ठीक है। क्या? सबसे पहले आ रहा है 37 सबसेक्शन 1 शॉर्ट क्वांटिटी। अगर कम मात्रा में सामान गया है, जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट से कम माल डिलीवर करता है ना, तो बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो रिजेक्ट कर दे पूरी होल डिलीवरी को, या तो पूरी की पूरी डिलीवरी को लेने से मना कर दे, या फिर शॉर्ट को ही एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट द शॉर्ट क्वांटिटी। उस शॉर्ट क्वांटिटी को एक्सेप्ट करे और उतने की ही पेमेंट करे जितना उसने रिसीव किया है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेस क्वांटिटी अगर आ गई है, सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे सेलर के पास क्या है, तीन ऑप्शन है। रिजेक्ट द एक्सेस, एक्स्ट्रा को हटा दे, वापस कर दे, ठीक है। जो ज्यादा आया हुआ माल है ना उसको रिजेक्ट कर दे और सिर्फ एग्रीड क्वांटिटी को अपने पास रख ले। या तो फिर रिजेक्ट द होल डिलीवरी, पूरी की पूरी डिलीवरी को ही रिजेक्ट कर दे। या फिर एक्सेप्ट द होल, पूरे के पूरे को एक्सेप्ट कर ले और जो भी सरप्लस पैसा उसका बनता है सेलर का वो और दे दे, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 37(3) मिक्स्ड क्वालिटी। मिश्रित गुणवत्ता का सामान अगर डिलीवर हो गया है, ठीक है, जब सेलर ने मिक्स क्वालिटी का सामान डिलीवर कर दिया है, तो क्या होगा, बायर के पास दो ऑप्शन है। कीप मैचिंग डिस्क्रिप्शन, विवरण से मेल खाने वाला सामान रख लेना। जो माल डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है उसे बायर रख सकता है और बचे हुए को रिजेक्ट कर सकता है। या फिर रिजेक्ट द होल डिलीवरी, पूरी की पूरी डिलीवरी को कह दे भैया वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, जो कि सेक्शन नंबर 38 के अंडर दिया गया है, ठीक है। देखिए, मतलब किश्तों में डिलीवरी की गई है, तो सेक्शन नंबर 38 सबसेक्शन 1 जनरल रूल हमें ये बताता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से तय ना हो, बायर किश्तों में माल की डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 38 सबसेक्शन 2 हमें कहता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेपरेट इंस्टॉलमेंट, अलग किश्तों के लिए अनुबंध। अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अलग अलग इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी होनी है और उनका पेमेंट भी अलग से होना है, और वहां कोई ब्रीच हो जाता है, जैसे सेलर किसी एक पार्ट की डिलीवरी देने में फेल हो गया या बायर किसी एक पार्ट का पेमेंट करने में रिफ्यूज कर दे, तो ऐसे मामले में क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट माना जाएगा, या सिर्फ एक सेपरेबल ब्रीच मानकर सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे। ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को 10,000 केजी कोल इंस्टॉलमेंट्स में सप्लाई करने का, और बी इस बात पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, तो फिर बी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर, जो कि है सेक्शन नंबर 39 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 कहता है प्राइमा फेसाई रूल, जो कि प्रथम दृष्टि नियम कहा जाता है, ठीक है। ये सेक्शन कहता है कि अगर सेलर गुड्स को किसी कैरियर को दे देता है ताकि वो बायर तक पहुंचाए, या किसी वॉर फिंगर जो घाटपाल या फिर गोदी मालिक को देता है ताकि वो उन्हें सेफ कस्टडी में रखे, तो उसे प्राइमा फेसाई यानी कि पहली नजर में बायर की ही दी गई डिलीवरी माना जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट सेक्शन 39(2) कहता है सेलर्स की ड्यूटी,
कि सेलर को उस कैरियर या फिर जो भी वॉर फिंगर है उसके साथ एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जो गुड्स के नेचर के हिसाब से ही होगा। अगर सेलर ऐसा करने में फेल हो जाता है और गुड्स रास्ते में डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो बायर सेलर को लायबल ठहराएगा या फिर कैरियर को दी गई जो भी डिलीवरी है वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 39(3) के अंतर्गत कि सी ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस। अगर गुड्स किसी सी रूट से भेजे जा रहे हैं, ठीक है, जहां इंश्योरेंस करवाना जो है आम बात है, तो सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे ताकि बायर जो है उसको इंश्योर करवा सके सामान को। अगर सेलर ये नोटिस या सूचना नहीं देता है ना, तो और रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि गुड्स को नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए भी सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 40 एंड 41, रिस्क इन ट्रांजिट एंड राइट टू एग्जामिन। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 40 जो कहता है बायर का जो रिस्क है फॉर डिटोरेशन इन ट्रांजिट, यानी कि जो पारगमन में गिरावट है या खराबी का जोखिम है। तो जब सेलर गुड्स को उस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए एग्री होता है जहां वो बेचा गया ना, तो रास्ते में होने वाली किसी भी गिरावट के लिए, ठीक है, रिस्क जो होगा वो बायर उठाएगा। ठीक है। ये नियम तभी अप्लाई होगा जब वो जो डेट्रियोटेशन है ना वो ट्रांजिट के दौरान इंसिडेंटल हो। ठीक है, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से नहीं लिखा गया हो तब तक। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 41 जो कहता है बायर्स राइट ऑफ एग्जामिन द गुड्स, मतलब माल की जांच करने का अधिकार। राइट टू इंस्पेक्ट, इन निरीक्षण का अधिकार। अगर बायर ने पहले गुड्स को एग्जामिन नहीं किया है तो उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा जब तक वो उसे पूरा थ्रूली चेक नहीं कर लेगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसे मिलनी चाहिए कि वो गुड्स को चेक कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है सेलर्स ऑब्लिगेशन, मतलब कि बायर की रिक्वेस्ट करने पर ये सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को ऐसी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर 42 एंड 43 इसको डील करते हैं। अब सेक्शन नंबर 42 कहता है व्हेन इज द बायर डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, मतलब खरीदार द्वारा माल कब स्वीकार माना जाना है। सेक्शन नंबर 42 के मुताबिक 3 ऐसे तरीके हैं जहां ये मान लिया जाएगा कि बायर ने गुड्स को डीम एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकृति कर ली है सामान की। डायरेक्ट इंटीमेशन, जब प्रत्यक्ष सूचना, जब बायर खुद सेलर को बोलकर या लिखकर बताता है कि उसने सामान को एक्सेप्ट कर लिया। एक्ट ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का जो कार्य होता है उसके द्वारा, जब बायर गुड्स के साथ कोई ऐसा काम करता है जो सेलर की ओनरशिप के इनकंसिस्टेंट हो, जैसे उन्हें आगे किसी को प्लेज करना या फिर रीसेल कर देना। नेक्स्ट आता है लैप्स ऑफ टाइम, समय की समाप्ति, जब बायर एक रीजनेबल टाइम बीत जाने के बाद भी गुड्स को अपने पास रखता है और सेलर को रिजेक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो माना जाता है कि बायर ने सामान को एक्सेप्ट कर लिया। अब सेक्शन नंबर 43 हमारे हमें बताता है कि बायर कब बाउंड नहीं होता रिटर्न करने के लिए गुड्स को, जो उसने रिजेक्ट कर दिया उन गुड्स को कब रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं होता। ठीक है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से ना हो कि अगर बायर लॉफुली गुड्स को लेने से रिफ्यूज करता है तो वो उन्हें फिजिकली सेलर के पास वापस भेजने के लिए बाउंड नहीं होगा। अगर कुछ लिखा है तब तो बायर को वैसा फॉलो करना पड़ेगा, नहीं है तो बायर उसको वापस करने के लिए बाउंड नहीं है। बायर के लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि वो सेलर को अपना रिजेक्शन इन्फॉर्म कर दे। सेक्शन नंबर 44 हमें बताता है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्ट या फिर रिफ्यूजल, मतलब उपेक्षा या इनकार के लिए खरीदार का दायित्व। जब सेलर गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी और विलिंग होता है और बायर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी ले ले, ठीक है, अगर बायर सेलर की रिक्वेस्ट के बाद भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी नहीं लेता तो वो सेलर के प्रति ना इन दो चीजों के लिए लायबल माना जाता है। पहला, लोस्ट ओकेजन्ड बाय निग्लेक्ट और रिफ्यूजल, यानी कि उपेक्षा या इनकार के कारण किया हुआ नुकसान। ठीक है, डिलीवरी ना लेने की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसके लिए बायर लायबल होगा। नेक्स्ट है रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी, यानी कि माल की देखभाल को और उसको रक्षा करने के लिए जो भी उचित खर्चा हुआ है ना वो वापस करे, बायर दे। ठीक है, मतलब उस माल को सेफ तरीके से रखने के लिए जितना भी खर्चा सेलर ने किया है बायर को उसे भरना पड़ेगा। अब इसमें एक लीगल नोट है कि ये सेक्शन सेलर को उन राइट को इफेक्ट नहीं करता जहां बायर की ये निग्लेक्ट या रिफ्यूजल पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएशन टोटल ब्रीच बना देती है। ठीक है, अब ये सेक्शन हमें बताता है कि व्हेन देयर इज नो डिलीवरी,
कब डिलीवरी नहीं है, जो नोट हमने देखा था। देखिए, लॉ के मुताबिक डिलीवरी का मतलब होता है गुड्स का वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, मतलब कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण। इसलिए अगर गुड्स का पोजेशन बिना मर्जी के जाए तो कानून की नजर में वहां कोई डिलीवरी मानी नहीं जाती है। तीन कंडीशंस होती हैं फॉर नो डिलीवरी। क्या? फोर्स या कोर्जन, जब गुड्स को पिस्टल पॉइंट पर डिलीवर करवाया जाता है, ठीक है, उसको छीनना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोजेशन जो है वॉलंटरी नहीं जा रहा है, जबकि जबरदस्ती जा रहा है। थेफ्ट हो गया, अगर गुड्स चोरी हो जाते हैं तो भी पोजेशन बिना सेलर की फ्री कंसेंट के जाता है। और फ्रॉड के केस में जब गुड्स को झूठ बोलकर मिस रिप्रेजेंटेशन या धोखे से लिया जाता है, ऐसे मामलों में ना कंसेंट जो होती है ना, वो दूषित मानी जाती है और डिलीवरी को नल मान लिया जाता है। इस पूरे के पूरे वीडियो में काफ़ी सारे सेक्शंस यूज़ हुए हैं। उन सारे सेक्शंस की एक टेबल बनाई गई है यहाँ पे। आप इस टेबल को आराम से पॉज़ करके देख सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिलीवरी को लेकर के। सबसे पहला आता है वॉलंटरीनेस इज़ द सोल ऑफ डिलीवरी, यानी कि स्वेच्छता जो है डिलीवरी की आत्मा है। यानी कि फ़ोर्स, थेफ्ट या फ्रॉड से अगर कोई डिलीवरी होती है, कोई सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसको लॉ की नज़र में डिलीवरी नहीं माना जाएगा। चोरी-चोरी ही होती है ना? नेक्स्ट आता है पोजेशन इज नॉट इक्वल टू ओनरशिप। देखिए, कब्जा और स्वामित्व ना दो अलग अलग चीजें हैं। डिलीवरी देने से हम केवल पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप के लिए अलग सेक्शन है, जो कि सेक्शन नंबर 18 से 25 है। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं सेक्शन नंबर जो 33 है ना, ये तीन काइंड्स को एक ही अम्ब्रेला के अंदर रखता है। ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर 33 देखने से आपको डिलीवरी के तीनों काइंड्स पता चल जाएंगे। आपका काम क्या है कि एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के ना डेफिनेशंस को अच्छे से देखकर इनके एक एक एग्जाम्पल को याद कर लेना है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट रूल्स ऑपरेट अनलेस कॉन्ट्रैक्ट सेज अदरवाइज। यानी कि सेक्शन नंबर 32 से 44 के सारे नियम डिफॉल्ट रूल्स हैं। ठीक है, ये कानून तभी अप्लाई होते हैं जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में आपस में अलग से कोई शर्त या फिर कोई और एग्रीमेंट ना बनाया हो, तब तक ये सारे के सारे कानून लागू होते रहेंगे। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।